उत्तरी अमेरिका, जो कि आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये एक, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका, तो ये दोनों आपस में ज़मीन के बहुत पतले से भाग से जुड़े हुए हैं। मतलब एक समझ लीजिए स्थल रूपी एक रास्ता है, ये ज़मीन का रास्ता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं पनामा जल संधि, ठीक है। पनामा वाटर स्टेट से यहाँ पे ये जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा पनामा जल संधि, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की बात कर ले, साउथ अमेरिका की, जो कि नीचे है यहाँ पे, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी में पाई जाती है। मतलब क्या होता है, एक तरफ से पर्वत ही पर्वत है, एक तरफ से माउंटेन ही माउंटेन का एक रेंज बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में, नाम है एंडीज, ठीक है, जो कि नॉर्थ से लगाए साउथ तक फैली हुई है, ठीक है। और इसी में विश्व की सबसे बड़ी नदी, होल्ड ऑन, आपने अभी अफ्रीका पढ़ा था, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी पड़ी थी नील नदी, और यहाँ आप पढ़ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो लंबी अलग चीज़ है और बड़ी नदी अलग चीज़ है, ये लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, नील नदी, जो कि आपकी अफ्रीका में थी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं स्थल संधि और जल संधि। तो स्थल संधि क्या होता है, जो स्थल का एक पतला सा भाग होता है जो कि दो बड़े स्थल को जोड़ता है। मान लीजिए इधर बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, इधर बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, इन दोनों को पतला सा ज़मीन का एक सकरा भाग जो है ये जोड़ रहा है, इनको बहुत नैरो सा पार्ट है, ये जोड़ता हुआ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्थल संधि। उसी तरह से मान लीजिए इधर पानी का बहुत बड़ा भाग है, इधर पानी का बहुत बड़ा भाग है, और कोई यहाँ पे पूरी ज़मीन है, ये ज़मीन है, और पतला सा पानी का कोई भाग है नाली की तरह जैसे, और ये दोनों, ये पतला सा पानी का जो भाग है ये इन दोनों बड़े पानी के भाग को जो है आपस में जोड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जल संधि। जैसे आपने देखा होगा भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे पाक जल संधि है, ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को, मतलब बंगाल की खाड़ी को नीचे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से जोड़ती है, ठीक है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा एशिया था और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से महासागर से घिरा है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कुछ इस तरह से है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो सबसे नीचे जो मैंने आपको दिखाया था अंटार्कटिका, ये भी बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये है क्या कि ये पूरा साउथ पोल में है। मतलब जो अर्थ का सबसे नीचे का पार्ट है साउथ जोन, और नॉर्थ पोल जो पोलर भाग होता है जहाँ पूरा बर्फ़ होता है, वहाँ पे अंटार्कटिका पाया जाता है। यहाँ पे कोई नो ह्यूमन, कोई भी इंसान रहते नहीं है यहाँ पे। हाँ ये है कि कुछ कंट्रीज़ ने अपनी वहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल रखी है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं, बहुत स्पेशल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं एक तरह से। तो हमारे इंडिया का भी वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, रिसर्च सेंटर है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। अब हम बात, अभी तक हमने पूरा कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ओशन के बारे में। मतलब अपने अर्थ पे हमारे वाटर का क्या सिस्टम है। तो देखिए पृथ्वी पूरी 71%, 71% जल से भरी हुई है, और स्थल जो है 29% है। पृथ्वी पर जो जल का अधिकतर भाग है ना, अधिकतर जो जल है वो पूरा का पूरा खारा है, क्योंकि महासागर में है। 97% जो भाग है पानी का वो इंसान यूज नहीं कर सकता, वो बहुत खारा है, ठीक है। और जो लेफ्ट पार्ट बचता है, 3% जो पानी बचता है जो कि इंसान यूज कर सकता है, उसमें भी पानी का क्या प्रोपोर्शन है, कुछ ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, कुछ बर्फ़ के फॉर्म में है, कुछ हिम नदी के फॉर्म में है। हिम नदी मतलब वो नदी जो बर्फ़ बन चुकी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, हिम नदी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि ये महासागर, ये तो हमने देख लिया कि पानी के जो लेफ्ट पार्ट बचते हैं जो कि ह्यूमन यूज कर सकता है, वो इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ में, ठीक है। अभी हम देखते हैं महासागर की 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। महासागर के अंदर कैसी कैसी गतियाँ होती है, तो पहला तो होता है उनके अंदर वेव्स होते हैं। दूसरा होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा वही होता है जो कि चांद के आकर्षण के कारण पानी का उठना, समुद्र के पानी को देखते होंगे उसकी लहरें बहुत उठती हैं वो, और एक होता है महासागरीय धारा, ठीक है। तो ये 3 तरह की गतियाँ इसमें हमको ओशियन में देखने को मिलती है। बात करें ओशियन की लंबाई, तो हमारा 5 तरह का मेन ओशियन होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक है,
फिर हिंद महासागर इंडियन ओशन, फिर दक्षिण महासागर साउथ सी, और फिर आर्कटिक सागर है। ठीक है, ये क्रम है लंबाई का। और अगर हम बात करते हैं पैसिफिक सी की, यानी प्रशांत महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा ये सी होता है और पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट कवर कर लेता है। ठीक है, और इसी में विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। ठीक है, हमारा प्रशांत महासागर कैसे शेप में है, तो ये पूरा आपका वृत्ताकार रिंग शेप में है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है इसके चारों जो है इसके उत्तर में है। ठीक है, इसके नॉर्थ में है। प्रशांत महासागर इस तरह से है और इसी के ऊपर यहाँ एशिया है, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इस तरह से, और यहाँ नीचे ये पूरा पैसिफिक सी है। ठीक है, ये पूरा पैसिफिक सी है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो जो हमने यहाँ पे इस तरह से ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे ये अफ्रीका, तो ये यस शेप का जो बन रहा है ना, यही आपका अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ओशियन है, और ये आपका यस शेप में होता है। इसके वेस्ट में जैसे मैंने अभी बताया कि उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसके जो साउथ में जो है आपका, जैसे अगर ये आपका इस तरह से यस शेप में जो है अगर अटलांटिक महासागर है, तो इसके वेस्ट साइड में क्या हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इसके इधर इस साइड में आपको अफ्रीका, एशिया वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कोस्टल जो लाइन है, जो इसकी जैसे पानी का जो एकदम किनारा होता है उसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं, तटरेखा, बहुत ज़्यादा कटी फटी है, इस तरह से इंडेंटेड इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कटी फटी है। इसलिए यहाँ पे बहुत ईजिली जो है व्यापार वगैरह हो पाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे नाव जो है उनको लैंड करने का बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसलिए ये बहुत बिजी है, बिजी इसको बोला जाता है, बहुत व्यस्त महासागर माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होता है। ठीक है, अटलांटिक सी से। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, एंड वी शुड प्राउड ऑफ इट कि हमारे इंडिया के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे। इसका शेप कैसा है, तो ये ट्राइगोनल है इस तरह से। ठीक है, और इसके उत्तर में एशिया है, हाँ वो तो है ही, एशिया इस तरह से है, और इसके वेस्ट में जो है आपका अफ्रीका पड़ता है, और यहाँ पे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, दक्षिण महासागर यानी साउथ सी की बात करें तो अंटार्कटिका को ये घेरती है। जैसे हमने अंटार्कटिका पढ़ा था ना कि ये पूरा पोलर रीजन में है, तो इसके ऊपर एक सी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बोलते हैं हम साउथ सी, क्योंकि ये साउथ में पाई जाती है और पूरा अंटार्कटिक को घेर लेती है। ठीक है, आर्कटिक महासागर बात करें तो नॉर्थ पोल में हमने आर्कटिक पढ़ा था ना, तो आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ है, और ये प्रशांत से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। देखिए प्रशांत महासागर इसके नीचे होगा ना, ऐसे इसके नीचे प्रशांत महासागर, तो एक बेरिंग जल संधि हमने पढ़ा था कि जो दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं जल संधि, वाटर स्टेट, तो ये इनको आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, अब जो नॉर्थ अमेरिका है उसके उत्तरी तट व यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये है क्या, आर्कटिक महासागर जो है अपने नॉर्थ में कैसे घिरा हुआ है, ये आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे आपको कौन सा महाद्वीप दिखता है, यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका दिख जाता है, और फिर यहाँ पे यूरोप दिख जाता है, यहाँ पे एशिया दिख जाता है। अगर आप अर्थ को ऊपर से देखोगे थोड़ा सा, तो ये यूरेशिया से घिरा है इधर, और इधर किधर से घिरा है, किससे, उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक, अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो एक वायु की पतली परत है। अगर हम देखते हैं हमारे अगल बगल क्या है, हवाएं जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसमें गैसेस पाए जाते हैं, धूल के पार्टिकल पाए जाते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है इसका सबसे मेन काम है कि सूर्य की जो हानिकारक, जो बहुत ज़्यादा कॉस्मिक किरण होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। अब अगर हम पृथ्वी की लेयर्स देखें, किस तरह से लेयर्स है पृथ्वी की, तो अगर ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये इन्वायरमेंट, ये पूरा एटमॉस्फेयर है इतना। एटमॉस्फेयर में कैसा कैसा लेयर है, सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फियर मिलता है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल यानी मीजोस्फियर, फिर आयन मंडल यानी आयनोस्फियर, फिर बहिर्मंडल यानी एक्जोस्फियर। ये पूरे 5 जो है आपको लेयर मिलते हैं। उसके बाद आपका जो है अंतरिक्ष, एक तरह से स्पेस मान सकते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी 0 होती है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल की बात करें तो मेनली जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है ये। ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, तो बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, और मतलब 78% नाइट्रोजन होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है।
ऑक्सीजन की कितनी कंटेंट होती है? 21% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? सबसे काम जीवन देता है ये, इससे हम सांस लेते हैं। और नाइट्रोजन जो है ग्रोथ में काम करता है, जो भी लिविंग बीइंग है उनके लिए, ठीक है। CO2 काफ़ी कम मात्रा में होता है, बट इसका काम बहुत तगड़ा है। काम क्या है कि ये पृथ्वी जो हमारी एनर्जी इमिट करती है, जो भी हीट इमिट करती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी को गर्म रखता है। इतना गर्म रखता है, मतलब नॉर्मल गर्म रखता है, ताकि जो भी जीव जंतु इसमें हैं, जो भी ह्यूमन है या फिर जो भी सांस लेने वाले जो भी प्राणी हैं, वो जीवित रह सके, ठीक है। ताकि हमारा जो पृथ्वी है वो कहीं अंटार्कटिक की तरह ना हो जाए पूरी तरह से, मतलब जैसा इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। इसलिए CO2 का ये काम इम्पॉर्टेंट है कि ये पृथ्वी को गर्म रखता है। पर आजकल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है लोगों के क्रियाओं के कारण, जिससे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए CO2 आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे क्या करता है? पौधे CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जब ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? घटती जाती है। मतलब जो गैसों का बहुत सारा गुब्बार नीचे होगा, वो ऊपर जाते जाते कम होने लगता है और आपको ऐसा लगता है डेंसिटी कम हो रही है, घनत्व कम हो रहा है, ओके। हम देखे थे अगर वायु जो होता है, एयर जो होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो आप देखो कि ऊपर तो डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी कम होगा, इसीलिए हवाएं जो हैं नीचे से ऊपर को जाती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं मेन लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। अर्थ का मेन लैंड फॉर्म क्या है? अर्थ में कैसे स्थल फॉर्म पाए जाते हैं, कैसे किसी जमीनों में कैसे बदलाव, जो कि सॉलिड पार्ट है, हमारे चट्टान है, कहीं कहीं पहाड़ बन जाते हैं, तो कहीं मिट्टी देखने को मिलता है, कहीं समतल देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पहाड़ क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। स्थल जो है आपका, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपने घर बनाया होगा, उससे थोड़ा सा जो ऊंचा उठा हुआ भूमि होता है, उसको हम बोलते हैं पहाड़। अब पर्वत क्या होता है? पर्वत जो होता है ये थोड़ा अधिक ऊंचा उठता है, थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे होता है। और खासियत क्या है? इस पर खड़ी ढाल हो जाती है। खड़ी ढाल होने से ये कुछ ऐसा दिखने लगता है हमको, ठीक है, ऐसा दिखने लगता है खड़ी ढाल, ठीक है। अब पहाड़ आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये खड़ी ढाल की वजह से इसको हम बोलते हैं पर्वत, इसको डिफ्रेंशिएट करता है पहाड़ से, ठीक है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं, आपको पता होगा कि पृथ्वी में मतलब हमेशा जो है गति होती रहती है, इसमें मूवमेंट हमेशा होता रहता है, क्योंकि प्लेट्स हैं इसके अंदर और वो हमेशा जो है मैग्मा पे जो है मूव करती रहती हैं। इसी के कारण कहीं पे ज़मीन आपको ऊंची दिखेगी, कहीं नीची दिखेगी, कहीं प्लेट आपस में लड़ जाते हैं तो वहाँ की ज़मीन खाल हो जाती है, मतलब ऐसे धंस जाती है आपस में, तो वहाँ कुछ और ही स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। पृथ्वी के अंदर लगातार हो रही गति के कारण जो है हमको पहाड़ पर्वत टाइप की चीज़ें दिखती हैं। ये तो अंदर की चीज़ों की वजह से। कुछ कुछ ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे कहीं मिट्टी है और मिट्टी के पास वहाँ पे पेड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वो मिट्टी जो है बह के कहीं और चली आई, तो ये कुछ और ही स्ट्रक्चर बन जाता है ज़मीन पे। तो ये तो पृथ्वी के अंदर की गति के कारण नहीं होता है, ये पृथ्वी के ऊपर जो भी क्रियाएँ हो रही हैं उसकी वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन मतलब होता है कि मिट्टी की सतह टूटी, फिर वो कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, फिर वहाँ की ज़मीन उठ जाती है, ठीक है, और जहाँ से टूट के निकला है वहाँ की ज़मीन धंस जाती है, तो कुछ और ही स्ट्रक्चर बन जाता है। ये होती हैं ऊपर की क्रियाएं, जो कि अर्थ के अंदर नहीं है, ऊपर की वजह से हो रही हैं। अब हम देखते हैं बर्फ़ की नदियाँ, जैसा अभी मैंने बताया ग्लेशियर्स जो हिमानी होती हैं उनको हम बोलते हैं। पर्वत की जो फैली हुई श्रृंखला होती है उसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एंडीज, हिमालय और आल्प्स। एंडीज पर्वत हमने पढ़ा था, साउथ अमेरिका वाला, फिर हिमालय जो कि नेपाल में है, फिर आल्प्स पर्वत, ठीक। एक मानकी पर्वत भी है, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, मतलब एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 10,205 मीटर ऊंचा है, पर दिखता नहीं है क्योंकि ये प्रशांत महासागर के अंदर है। इसकी पूरी लंबाई तो प्रशांत महासागर के अंदर है, ये सागर के अंदर होने के कारण हमको नहीं दिखता है मानकी पर्वत, ठीक है। अब हम पर्वत के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है वलित पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत क्या होता है? मतलब जो अभी बन रहा है, जो अभी उसमें चेंजिंग हो रही है, वो लगातार जो है उसमें चेंजिंग हो रही है, वो बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है और जो इसका टॉप होता है, जो इसकी नोक होती है, वो एकदम शंक्वाकार कोनिकल शेप में होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हिमालय, आल्प्स पर्वत, अरावली जो कि भारत के राजस्थान में है, और ये सबसे पुराना वलित पर्वत है, क्योंकि ये एकदम अब इरोडेड होता गया है और इसकी लंबाई बहुत कम बच गई है, अब काफ़ी पुराना है ये, ठीक है।
और है अमेरिका का अपलेशियन पर्वत और रूस का यूराल पर्वत। ये सारे के सारे जो हैं वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ओके, एक होता है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? जब बहुत बड़ा भाग जो है ज़मीन का टूट जाता है या ऊपर उठ जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा भाग ऊपर उठ गया, हास्ट इसको बोलते हैं, और एक बड़ा भाग नीचे दब गया है, तो इसको हम ग्रेविट बोलते हैं। इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूरोप की राइन और वाशजेस पर्वत, ये भ्रंशोत पर्वत के जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करें हम ज्वालामुखी वोल्केनो जो होते हैं, वोल्केनो की क्रियाओं के कारण क्या होता है, ज़मीन से काफ़ी मैग्मा निकलती है और बहुत बड़ा मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, काफ़ी उसमें से एसिड्स वगैरह निकलते हैं, राख वाख निकलते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद में वो पर्वत के फॉर्म में जब ठंडा होता है तो पर्वत बन जाता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों ज्वालामुखी की क्रियाओं से बने हुए पर्वत हैं। देखिए, इसी तरह से ज्वालामुखी होती है, ये ज़मीन के अंदर जो है मैग्मा होता है और ये बहुत जब गर्म होता है तो इसमें विस्फोट होता है और इस तरह से जो है एक लिक्विड के फॉर्म में ये बहने लगता है ऊपर से निकल के, और यहाँ कुछ इस तरह से राख वाख टाइप का चीज़ें निकलता है, जैसे बम टाइप का फूटता है ये। ठीक है, ये मैग्मा में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से ये निकलता है और बाद में एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, पर्वतों में कुछ बहुत ही प्रचलित खेल होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जो होती है। ठीक है, अब पठार क्या होता है? पठार जो होती है एकदम सपाट भूमि मेज की तरह होती है, बस ज़मीन से 100 मीटर ऊंची उठी हुई होती है। ठीक है, जैसे भारत का दक्कन पठार आपने देखा होगा, जो हम पेनिनसुला रीजन में जो ये पूरा दक्कन पठार है, ये यहाँ पे वो इसी टाइप का पठार है। ठीक है, फिर केन्या, तंजानिया, युगांडा जो कि अफ्रीका में है, ये इसका पूर्वी अफ्रीका पठार, वो भी इसका एग्जाम्पल है पठार का। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी एग्जाम्पल है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ये मतलब 9,000 से 4,000 से 9,000 4,000 से 6,000 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा पठार है ये पूरे विश्व का। पठार में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या होती हैं, लाभदायक क्या हो जाता है इंसानों के लिए, इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जितने भी माइंस बनते हैं वो सब पठारों में ही बनते हैं, खनन क्षेत्र बन जाता है ये। जैसे भारत का जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे, और क्या होता है ना, ये पठार मान लीजिए इतना ऊंचा उठा है, तो जब पानी इस पे से गिरता है तो काफ़ी फव्वारे के साथ गिरता है, जिसको हम जलप्रपात बोलते हैं, पूरा ऐसे उठते हुए गिरता है, वाटरफॉल बोलते हैं। इसीलिए पठार के किनारे, पठार के पास ही आपको वाटरफॉल भी मिलते हैं। जैसे कि भारत के छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू वाटरफॉल है, कर्नाटक का जोग वाटरफॉल है, और अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे के लिए फेमस है, वहाँ पे माइंस में मिलते होंगे। और भारत का जो छोटा नागपुर पठार है वो कोयला, लोहा और मैग्नीज के लिए फेमस है, यहाँ पे खनन में ये मिलता है। लावा पठार क्या होता है? मतलब वो पठार, वो प्लेटू जो कि लावा के उद्गार से वोल्केनिक प्रोसेस के कारण बना है। ठीक है, वो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि उसमें काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जो खेती के लिए बहुत बेस्ट होती है, और आप मशरूम खाए ही होंगे, उसमें काली मिट्टी में ही वो होती है और सबसे बेस्ट उसके लिए वो होता है। अब हम बात करते हैं प्लेन की। प्लेन क्या होता है? तो ये समुद्री तल से, मतलब आप एकदम बॉटम पे चले जाइए, जहाँ प्लेन वो जगह है जहाँ पे, जैसे यूपी का नॉर्थ वाला प्लेन, वो सारा जितना है वो सब प्लेन में आता है। ठीक है, प्लेन जो होते हैं ज़मीन से जो है, समुद्र तल से जो है आपके 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। प्लेन कैसे बन जाते हैं? इतना बढ़िया आपको ज़मीन का फॉर्म कैसे दिख जाता है? क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं अपने साथ जब आती हैं तो साथ में क्या क्या लेके आती हैं? मट्टी, बालू, बहुत सारी चीज़ें लाती हैं और कहीं डिपॉजिट करती हैं, कहीं डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करते करते वो ढेर बन जाता है, बाद में एकदम समतल हो जाता है। और आप देखते होंगे नदियाँ जब सूख जाती हैं वहाँ से, या फिर वहाँ से क्रम उनका हट जाता है, तो वो ज़मीन एकदम ऐसे प्लेन हो जाती है वहाँ की। तो इस टाइप से कुछ बनता है आपका प्लेन। जैसे भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान और चीन की जो यांगत्से नदी है उसका प्लेन जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का तो आपको डेल्टा भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। हमने चैप्टर 7 अब देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें मैंने चैप्टर लिखना शायद मेंशन नहीं किया है शायद उसमें। अच्छा, चैप्टर 7 हम देख रहे हैं, हमारा देश भारत, चैप्टर 7 का नाम है ये। भारत जो है बहुत, इसका जो इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंसन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। लाइक अगर आप इंडिया को इस तरह से देखते हैं मैप को, तो आपको यहाँ पे उत्तर में पूरा हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर से पूरा यहाँ वेस्ट तक, पश्चिम तक। फिर इसके पूरब में आपको यहाँ पे अरब सागर देखने को मिलेगा, पश्चिम में यहाँ पे आपको
बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ नीचे साउथ में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। और ये जो इसका ये इतना स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है या प्रायद्वीप क्या होता है? जमीन का ऐसा भाग, स्थल का ऐसा भाग जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हो। ओके, तो हमारे भारत में प्रायद्वीप भी है। ठीक, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बात करें भारत की थोड़ी विस्तार की, तो टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में इसको आपको कश्मीर देखने को मिलेगा, साउथ में आपको कन्याकुमारी, आपको वेस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश, और ईस्ट में आपको गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिम गुजरात नहीं, ईस्ट में आपको अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, पूरब में आपको जो है अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, और पश्चिम में आपको गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अक्षांश की, कितने कितने अक्षांश में है, कितने कितने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में भारत का विस्तार है, तो भारत जो है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लगाए, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 84 से लगाए 37 मिनट तक जो है ऊपर ये इसका विस्तार है। ये इसका लैटीट्यूडनल एक्सपेंशन है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड में, मतलब कि आपका देशांतर में, तो कैसे है 68.7, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया इसलिए ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लगाए आपको 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। एक और ख़ास बात क्या है कि जब आप इसके विस्तार को बोलते हैं तो यहाँ से यहाँ लगाए, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, उत्तर में ही है ये भी उत्तर ही है, नीचे दक्षिण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये हमारा जो अर्थ है, अगर आप इसको इस तरह से देखो तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो भारत जो है पृथ्वी के किस भाग में है? ये इसके उत्तरी गोलार्ध में, चलिए उत्तरी हो गया, चलिए सही है, और इसके पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर और पूरब, यानी कि आप इसमें दक्षिण और पश्चिम मेंशन नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ये इतने डिग्री उत्तर से लगाए इतने डिग्री उत्तर, और इतने डिग्री पूर्व से लगाए इतने डिग्री पूर्व में ये है। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं जो कहना चाह रही हूँ। अब भारत की जनगणना की बात करें, सेंसस की बात करें, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 120 करोड़ प्लस हो चुकी है, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गई होगी। ठीक, भारत जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध में स्थित है अर्थ के, और कर्क रेखा जो है इससे होकर जाती है। क्योंकि भारत के ईस्ट टू वेस्ट में 29 डिग्री का अंतर है, मतलब यहाँ से आपने 67.8 से 97.25 जो देखा था, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है? लगभग 29 डिग्री का। और आपको पता है कि 1 घंटा बराबर जो होता है 15 डिग्री, तो 2 घंटा बराबर हो गया 30 डिग्री के आसपास। यानी कि भारत का जो ईस्ट छोर है, और जो मतलब भारत का जो ये आपका पश्चिमी छोर है, यहाँ पे जहाँ पे गुजरात है वेस्ट, और यहाँ पे जो आपका पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में 2 घंटे का लगभग अंतर हो जाता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में 2.5 घंटे पहले ही सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, गुजरात से। भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 डिग्री, और मतलब कि इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है। भारत का बीचों बीच पॉइंट माना जाता है, यहाँ से भारत जो है बराबर भागों में बढ़ती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में। अमेरिका में 7 है स्टैंडर्ड टाइम, और कनाडा में जो है 6 है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें अगर, इस तरह से चलिए छोटा सा देख लेते हैं मैप में, तो भारत के पड़ोसी देश आपको देखिए, भारत के एकदम ऊपर जो है यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और आपका श्रीलंका है। ठीक है, ये आपके भारत के नेबर्स कंट्री हैं। और एक और है आपका मालदीव, यहाँ पे ये मालदीव है। ठीक है, तो स्थल में आपके ये सब हो गए, और जल में आपके कौन से हो गए? श्रीलंका और मालदीव। ठीक, भारत में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो है टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? एरिया वाइज आपका राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है गोवा है। ठीक है, भारत में सबसे ऊपर उत्तर में नॉर्थ में पर्वत श्रृंखला आपको हिमालय देखने को मिलती है, और उसका ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, फिर इसके बाद से आपका मिडिल हिमालय जिसको बोला जाता है हिमाचल, फिर आपको शिवालिक दिखती है। ठीक है, शिवालिक इस तरह से है, और ये टोटल भारत समझ लीजिए ऐसे। ठीक, ये मैंने अलग से मैप लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा और समझा सकूं। देखिए, ये हमारा भारत है, और ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये ऊपर हो गया। फिर यहाँ हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, यहाँ बिहार है, कोलकाता है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये पूरा अंदर बांग्लादेश है। ओके, और अगर नीचे हम देखें
तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिखेगा, रायपुर, ये आपका सॉरी रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ है, उसकी राजधानी रायपुर है। ये आपको झारखंड दिखेगा, यहाँ महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक है, ये केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल है। ये आपका भारत है। ये टोटल 1 मिनट, ये भारत का हमारे मैप हो गया। ये कुछ अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो मैंने बस मैप के लिए इसको बस लगाया था। इफ़ यू वांट तो आप PDF में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये NCERT की बुक में बस ये मैप ही दिया हुआ था, शॉर्ट मैंने मैप के लिए लगाया है। ओके, चलिए आगे की चीज़ देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की भौगोलिक, मतलब जो आपकी अगर फिजिकल अगर मैप की बात करें, तो भारत को देखिए इस तरह से, ये आपका भारत है। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा सिंधु नदी, जो यहाँ तिब्बत से निकलती हुई भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान में निकल जाती है। और सिंधु की 5 जो सहायक नदियाँ हैं, क्या, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये सारी की सारी ऊपर मिलेंगी आपको। और ब्यास बाहर नहीं निकलती है, ब्यास जो है सॉरी, ये इंडिया में से निकलती है और इंडिया में ही रह जाती है, ये इंडिया से बाहर नहीं जाती है, ये सतलुज में मिल जाती है अंदर ही अंदर, और सतलुज फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मरुस्थल दिख जाएगा। यहाँ अरावली पर्वत है, जो कि अब धीरे धीरे इरोडेड हो चुकी है। यहाँ आपको नर्मदा नदी दिखेगी, यहाँ तापी नदी निकलेगी। ये बिंद हो गया पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, इनके बीच से नर्मदा निकलती है, इसके नीचे से यहाँ से तापी नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ चंबल है, यमुना है जो कि गंगा की सहायक नदी, यहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री से, और इधर होते हुए बांग्लादेश में यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो यहाँ से तिब्बत से भी आ रही होती है, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, अंदर आती है, और फिर यहाँ पे बांग्लादेश में दोनों मिलते हैं, मेघना बन के ये निकल जाती है। और यहाँ महानदी है, ये गोदावरी है यहाँ पे, और ये दक्कन का पठार है। ये भौगोलिक मैप है, एक तरह से कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल मैप है इंडिया का। यहाँ पे आपको नीलगिरी पर्वत देखने को मिलेगी, और ये आपकी कावेरी नदी है, कृष्णा नदी यहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट है पूरा, ये पूर्वी घाट है, ठीक। और ये हमारा अरब सागर आप जान रहे हैं, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। यहीं पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बनता है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पूरा, ये इसको बोलते हैं हम नॉर्थ प्लेन, उत्तर का मैदान। जलोढ़ ये क्षेत्र होता है, कैसे बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु के डिपोजिशन के कारण, उनके निक्षेपण के कारण, ठीक है। बात करें अरावली पर्वत सबसे पुरानी है, और ये हमारा गुजरात जो इस तरह से कान की तरह होता है, ये कच्छ की खाड़ी होती है, और ये खंबात की खाड़ी होती है, ठीक। और ये जो थार वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है, मतलब बहुत कम यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। ये हमारा ट्रांस हिमालय जो होता है, ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय अलग है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय यहीं होता है, और हिमालय अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बृहत हिमालय ट्रांस हिमालय में होता है, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका बृहत हिमालय अलग है, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये आपका हो गया हिमालय का पार्ट। और जो ट्रांस हिमालय होता है वो अलग होता है, उसमें होता है आपका काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये अलग से पर्वत श्रेणी होती है, ठीक है। ये हमारा हिमालय का पार्ट हो गया ये तीनों। ये फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ आता है आपका नामचा बरवा पर्वत जो होता है, यहाँ तक आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जो है आपको 2 द्वीप समूह भी देखने को मिलेंगे, एक आपका लक्षद्वीप यहीं पे होता है, और एक आपका जो है, मैं ऊपर दिखाती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा, और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार, इस तरह से छोटे छोटे पत्थरों के रूप में, मतलब एक तरह से ये आइलैंड है, ये सब आइलैंड का ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे अंडमान निकोबार। आपका जो लक्षद्वीप है, 1 मिनट, आपका ये जो लक्षद्वीप है, ये एक कोरल रीफ है, कह सकते हैं कि ये मूंगा चट्टान बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रवाल चट्टान होते हैं। प्रवाल चट्टान क्या होते हैं, एक कीड़ा होता है, कह सकते हैं एक जीव होता है, पॉलिप, उसकी जो कवच होती है, जो कछुए का कवच आपने देखा होगा, उसकी तरह इसका भी एक कवच होता है, जो कि कैल्शियम का बना होता है। जब ये मर जाते हैं तो इनके कवच नहीं मरते हैं, और 1 बाय 1 ये कीड़े एक दूसरे के ऊपर ऐसे मरते जाते हैं, ढेर बनता जाता है, और एक चट्टान तैयार हो जाती है। लास्ट में वो एक आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार का बना हुआ लक्षद्वीप भी एक आपका कह सकते हैं आइलैंड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चैप्टर 7 देख लिया। अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी 2004 में, अंडमान निकोबार ही उससे प्रभावित हुआ था, और इसका काफ़ी पार्ट जो है सबमर्ज्ड हो गया था, दब गया था, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो कि है भारत, जलवायु, वनस्पति व वन्य प्राणी। भारत में जो मौसम का क्रम है देखिए,
क्योंकि हमारा इंडिया जो है अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए दिसंबर से फरवरी का जो टाइम है ठंडी का टाइम होता है, मार्च से मई का टाइम गर्मी का टाइम होता है। क्यों गर्मी का टाइम होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक, जून से सितंबर के टाइम में यहाँ बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, और अक्टूबर से नवंबर तक जो है यहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है। अच्छा, बात करते हैं जो दिसंबर से फरवरी का टाइम था, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ठंडी होती है, इस टाइम सीधी पड़ती हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? देखिए, मानसून जब मानसून आती है, ठीक है, ठंडा ठंडा जो हवा होता है, एक तरह का कहने का क्रम है कि ठंडी हवा जब आती है आगे बढ़ती हुई आती है, और हवा जो है बंगाल की खाड़ी से, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, इससे जब हवा इधर आती है तो हवा अपने साथ क्या लाएगी? मॉइस्चर लेके आएगी ना, और इधर से भी मॉइस्चर लेके आती है, तो नमी लेके आके यहाँ पे पर्वत से टकराती है। जब अंदर बहुत सारे पर्वत मिलेंगे आपको, टकराती है तो यहाँ बारिश करती है। इसी को हम बोलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून आ रही है। ठीक है, और इसी को ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ठीक है, और जब ये मानसून का लौटना, यानी कि अब देखिए मानसून आई और मानसून जाएगी भी, तो अब जो है जब स्थल से, मतलब ये लैंड जो है, पूरा ज़मीन जो है, इससे जब हवाएं जो है महासागर की तरफ जाती हैं तो अपने साथ शुष्क लेके जाती हैं। अब यहाँ तो पानी नहीं इनको मिलेगा, तो हवाएं सूखी जाती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ नदियाँ जो हैं उनसे भी ये पानी उठाती हैं। ठीक है, अंदर भी नदी इनको मिलती है, वहाँ से पानी उठाती हैं, फिर बारिश करती हुई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये लौटती हैं, मानसून जो है, मानसून जब लौट रहा होता है तो स्पेशली कहाँ पे बारिश होती है? ये जो है इसमें हवाएं स्थल से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, मतलब इधर जाती हैं, और इसमें जो है स्पेशली साउथ की तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। आपको पता है कि यहाँ पे मैप देखोगे आप, यहाँ पे केरल है और यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो इधर की तरफ जाती हैं हवाएं, तो यहाँ पे बारिश करती हुई जाती हैं। ठीक, और इनको बहुत स्पेशल माना जाता है खेती वेती के टाइम, खेती वेती के लिए इसे। ठीक है, अब मौसम को हम कैसे नापते हैं, कैसे कहते हैं कि जलवायु है ये, कौन सा मौसम चल रहा है? देखिए, वैसे तो हर जगह अलग अलग मौसम होता है, भारत में भी, क्योंकि भारत का जियोग्राफिकल डिवीज़न ही ऐसा है, पर एक औसत मानसून हम नाप लेते हैं, एक औसत वहाँ का मौसम नाप लेते हैं। हम कहते हैं कि हाँ यही सिचुएशन हर जगह है, तो उसी को हम मौसम का नाम दे देते हैं कि यही मौसम चल रहा है, हर जगह ठंडी है, हर जगह ये है। ठीक है, अब देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट कैसा है, अगर इंडिया की क्लाइमेट को हम डिवाइड करें तो इंडिया का क्लाइमेट मानसूनी है। ठीक है, यहाँ मानसून के हिसाब से चीज़ें होती हैं, बारिश होती है मानसून के हिसाब से। क्यों होती हैं? क्योंकि ये उष्णकटिबंध इलाके में पड़ता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर की वजह से बारिश यहाँ पे होती है, इसलिए ये हमारा क्लाइमेट टाइप का मानसून होता है, मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है। अगर जलवायु जो है, जलवायु को हम कैसे पता करते हैं जलवायु यहाँ पे किस टाइप की होगी? तो जलवायु के मामले में जो है स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और जो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसा उच्चावच है वहाँ का, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक है, एल्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। भारत के जलवायु में बहुत भिन्नता है, जैसे कि आप देखिए राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है। वहीं पे जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल जो है इतना ठंडा इलाका की बर्फ़ से ढका होता है। एक ही देश में इतनी डिफरेंस देखिए उसी मौसम में। ठीक है, वहीं आप अगर कोस्टल रीजन देखोगे, यहाँ पे ये कोलकाता मुंबई वाला रीजन देखोगे जब आप, तो यहाँ पे कभी ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बगल में सी पड़ता है, आपको ओशन मिलता है, मॉइस्चर रहता है यहाँ पे। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश भी इंडिया में होती है, मेघालय के मौसिनराम में, और वहीं राजस्थान के जो जैसलमेर में कभी बारिश नहीं होती है। सोचिए इतना डिफरेंस। छोटे पौधे या झाड़ी जिनको बोलते हैं श्रब, वो कैक्टस होते हैं, और जो पौधे जो हैं बिना ह्यूमन हेल्प के, मतलब ऐसा वेजिटेशन, ऐसा पूरा आपको ग्रीनरी दिख रहा है कहीं पे जिसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये फैक्ट आप जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं। पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे अपरदन नहीं होता है, मिट्टी क्षय नहीं होता है, मिट्टी बहती नहीं है पानी के, बारिश के पानी के साथ, इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ। अच्छा, बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु है। गुजरात का जो गिर वन है वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, वहीं एशियाई शेरों का निवास है। और बात करें कहीं कहीं पे स्पेशल जानवर जो है कहीं कहीं स्पेशली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि
हाथी असम में ज़्यादा पाए जाते हैं, और एक सींगी गैंडा जो होता है वो यहाँ पाया जाता है। फिर रेगिस्तान में ऊँट, ये तो सब जानते हैं। जंगली गधा जो है रन ऑफ कच्छ, जो यहाँ पे कच्छ था ना, हमने पढ़ा था, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और हिमालय में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू यहाँ मिलते हैं। फिर वहीं कोबरा और करैत भारत की प्रजाति है, और हस्ती परियोजना जो है हाथी को बचाने के लिए एक परियोजना चलाई गई है, और बाघ परियोजना बाघ को बचाने के लिए। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको वन्य जीव सप्ताह बोलते हैं हम, ठीक है। और माइग्रेटरी बर्ड का नाम आपने सुना होगा कि आप देखेंगे कि आर्कटिक से, मतलब आर्कटिक समझ रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है इंडिया में आते हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम में। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जो पिंटेल डक होती है, फिर कर्लियू, फ्लेमिंगो, लिटिल स्टिंट जो कि जिसका वेट मात्र 15 ग्राम होता है, वो भी आर्कटिक से 8000 किलोमीटर दूर रास्ता तय करके यहाँ पे आती है। तो इसीलिए इनको, पक्षियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो है माइग्रेटरी बर्ड की रक्षा करने के लिए बहुत सारे पक्षी अभियोजना भी चलाए गए हैं, और बहुत सारे जो है पक्षियों का वो बनाया गया है, उनको सुरक्षित रखने के लिए जगह बनाई गई है। तो यस, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा 6th क्लास का NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे, और भी सारे बुक्स को कंप्लीट करेंगे, उनकी बुक समरी कंप्लीट करेंगे। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।